हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर बैठे इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए इसी शुभेच्छाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हम हमेशा आपके लिए नए और ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं जो विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटी, राज व्यवस्था। पिछले क्लास में हमने राज व्यवस्था से संबंधित कुछ परिचय दिए थे। राजनीतिक शास्त्र क्या है, कूटनीति क्या है, संविधान किसे कहते हैं या किससे बना, इसका प्रोसेस, इससे कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का हमने जिक्र किया। आज आइए उससे आगे हम चर्चा करते हैं कि संविधान की जो विशेषता है, संविधान के जो स्रोत हैं जिससे बने, ये सब चीज़ हम पिछले क्लास में नहीं बताए थे, इसको यहाँ हम बताते हैं। फिर इससे आगे अगले क्लास में फिर हम और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों। आज का जो विषय है राज व्यवस्था, इसमें हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। इसे बनाने में बहुत लंबा रिसर्च करना पड़ा, शोध करना पड़ा और एक जो है कि बहुत बड़ी टीम इस कार्य में लगी हुई थी और एक लंबे समय के बाद इस कार्य को जो है कि अंजाम तक पहुँचाई। तो इसमें बहुत वक्त लगा और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही बारीकी और सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखते हुए तब जाके संविधान बनाया गया, क्योंकि यहाँ हजारों जातियाँ हैं, हजारों भाषा, बोली, विविधता, धर्म, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, संस्कृति, इतनी विविधता है कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने यह यक्ष प्रश्न था कि हमारा संविधान ऐसा बने कि सबका अपना संविधान हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाए। ऐसा संविधान न बना ले गिने चुने 10, 20, 50, 100 लोग मिल करके कि उनमें उनकी हित ही निहित हो, बाकी लोगों का हित उससे निहित न हो। जबकि संविधान ऐसा बनना चाहिए कि सभी लोगों का उसमें हित निहित हो और सबके कल्याण की बात की गई हो, सबको कुछ कुछ अधिकार मिले हो और भारत में उन्हें सबको बराबर का समझिए कि हक मिले। इसके लिए एक ऐसा संविधान लोकप्रिय और ऐसा महत्वपूर्ण बनना चाहिए कि हर भारतीय को लगे कि ये हमारे हक की बात करता है, ये हमारे अधिकारों की ये रक्षा करता है। तब जाके इस संविधान में उनका विश्वास, आस्था बढ़ेगा और इस संविधान की जो है कि महत्व और बढ़ जाएगा। तो ऐसा संविधान बनाना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य था, लेकिन इस कार्य को बखूबी हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। ये उनकी ईमानदारी, लगनशीलता, कठोर परिश्रम को दर्शाता है। आइए हम लोग संविधान के बारे में जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विदेशी से उधार लिया गया संविधान है। बात सही है कि बहुत सारे संविधानों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले पढ़े, 60 देश के संविधान को उन्होंने खुद से अध्ययन किया। उसके बाद में जो जो चीज़ें अच्छी लगी हमारे संविधान में उसे जोड़ने का काम किया। तो केवल विदेशी संविधान से ही लिया गया मैटर था ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे स्रोत हैं। यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से और कौन कौन से वो जगहें हैं जहाँ से भारतीय संविधान में कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। विदेशी स्रोत तो एकमात्र स्रोत है, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी स्रोतें हैं। जैसे भारतीय संविधान, हमारा भारत का जो सभ्यता संस्कृति बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक है ना। तो यहाँ की प्रथा, रीति रिवाज, कल्चर दुनिया में विशिष्ट स्थान रखती है। इसलिए उन प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, वर्षों से, हजारों साल से जो राजा महाराजा का शासन आया, उनके भी अधिकारों को, उनके भी बातों को ख्याल रखा गया। क्योंकि 389 जो सीट था उसमें, है ना, 292 राज्यों से चुने थे और 93 जो रियासत से चुने गए थे, जिसमें राजा महाराजाओं को जो स्थान दिया गया था। तो इस तरह देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान का पहला स्रोत है प्रथा, यानी भारत की जो प्रथा है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, इन सभी चीज़ों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
जो सदियों से चलते आ रहे हैं और यहाँ के लोगों के जनजीवन में वह घर कर बैठा है, तो उन चीज़ों को भी संविधान में जोड़ा गया। दूसरी चीज़ प्रथा, परंपरा, रूढ़ी। और अभी हमने बताया ये जो 93 सदस्य थे संविधान सभा में, वो क्या थे, रियासतों से आए हुए थे। रियासत यानी राजा महाराजा का जो इतिहास था हमारे देश में, लंबा इतिहास, मुगलों का, सल्तनतों का, उन सभी लोगों को, उसके पहले बहुत सारे राजाएं आए और गए, तो उन सभी राजाओं के इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनका क्या रूल था, उन सभी चीज़ों को भी संविधान में जगह देने की कोशिश की गई। उसके बाद में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई थी, संविधान बनाने का प्रयास किया गया था, तब जाकर के उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है संविधान में जोड़ी गई। 1935 का जो अधिनियम था बाद में बना, उन अधिनियम का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। न्यायिक स्वतंत्रता और लोगों की इच्छाओं का भी ख्याल किया गया। ये जो 389 लोग थे, उनके सभी लोगों से राय मांगी गई कि भारत का संविधान, अपना संविधान कैसा होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होना चाहिए, किसी ने कहा कि हमारे संविधान में इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए, यानी सभी के इच्छाओं की, सबके हितों का ख्याल रख के तो वो भी समावेश किया गया। तो इतने सारे चीज़ों से हमारा संविधान आया। और उसके बाद में विदेशी स्रोत, ये जो लास्ट में आता है विदेशी स्रोत, यानी यहाँ 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, तब जो कोई चीज़ जैसे अमेरिका से लिया गया, कहीं से जो है मौलिक अधिकार, कहीं से नीति निर्देशक तत्व, कहीं से संसदीय प्रणाली, कहीं से आपातकाल की, जर्मनी से आपातकाल की लिया गया था, है ना, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यानी लगभग 10-12 देश मेनली हैं जहां से हमने बहुत सारे चीज़ों को कॉपी किया और हमने फिर अपने संविधान में उसे पेस्ट किया। तो इस तरह जो है विदेशी स्रोत भी है, और तब जाकर के हमारा एक बहुत बड़ा संविधान बन पाया। आगे चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो संविधान है इसकी कुछ विशेषता भी है, कुछ कमियां हैं। विशेषता तो बहुत है और उसी विशेषताओं की वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, इसके गुण बढ़ जाते हैं और हम लोग इसका गुणगान करते हैं कि नहीं। लेकिन इस संविधान की कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने इसमें बहुत सारी खामियां निकाली, बहुत सारी कमियां भी देखी, आलोचनाएं भी की। जैसे आपको पता है, ज्ञात है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है। तो इसके वजह से लोगों ने इसकी बहुत ही आलोचना की कि यह तो भानुमति का भाई पिटारा है। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है बहुत लेंदी है, बहुत जटिल है, बहुत अनावश्यक चीज़ों को इसमें जोड़ दिया गया है ना। तो ये बहुत बड़ी कमी के रूप में दिखाया गया। चलिए एक एक करके इसके गुण और इसके दोष दोनों को हम लोग जानते हैं। विशेषताएं जिसको गुण कहा गया है, कमियां जिसे दोष कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक लिखित संविधान है। दूसरा, यह बहुत ही बड़ा और विस्तृत संविधान है। इतना बड़ा और इतना विस्तृत कि दुनिया में कोई नहीं इतना बड़ा और इतना विस्तृत संविधान, है ना। इसमें देखिए कुछ देशों का यहाँ आकलन किया गया है। यूएसए में, अमेरिका में 7 अनुच्छेद वाला संविधान है, जबकि कनाडा में 147 अनुच्छेद है। वहाँ के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 153 है, स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद है, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद है। और इतने सारे देशों को जो है कि क्या है, और भारत का अनुच्छेद जो है जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। आज के डेट में संशोधन होते होते जो है कि 70-72 साल में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़ के 465 हो गई। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, देखने को मिलता है, और यही अंतर भारत को एक बड़ा और विस्तृत संविधान बनाता है। आपको हम बता दें, एक देखिए दुनिया का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान अगर एग्जाम में, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है। कई बार सवाल पूछे भी गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए इस डाटा को आप याद रखें। देखिए विश्व में सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान अगर पूछे तो निसंदेह भारत बोलना है, लिखना है। लेकिन अगर पूछे अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान कौन है, तो यूगोस्लाविया इसका आंसर होगा। रूस की है ना, रूस के अंतर्गत एक देश है यूगोस्लाविया, और सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप यह अलग हो गया था रूस से।
तो यूगोस्लाविया का संविधान जो है भारत के अनुच्छेद से भी ज़्यादा वहाँ अनुच्छेद मिलता है। तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। और भी कुछ विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ धार्मिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। कोई अमीर हो कोई जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी अन्य धर्म, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है, सबके बराबर की बात की जाती है। धर्म का कभी पक्षपात या धर्म के आधार पर कोई फैसला या कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। जबकि कुछ देशों में धर्म के आधार पर पक्षपात किए जाते हैं, तो वहाँ जो राजकीय धर्म है उसके गैर राजकीय धर्म वाले लोगों का जीवन बहुत ही दुष्कर वहाँ हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारी और महानता को बढ़ाता है भारत की। यहाँ समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न गणराज्य ऐसे कुछ शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, संविधान में जोड़े गए हैं, जो इसकी बहुत गहरी प्रशंसा करता है और भारतीय संविधान की गहराई तक इसकी विशेषताओं को उद्गार के स्वरूप में उल्लेखित करता है। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं इसकी कमियां। संविधान की कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुछ लोगों ने इसमें कुछ कमियां निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह तो भाई भानुमति का पिटारा है, इसमें तो बहुत अनावश्यक और बेफालतू का चीज़ जो है, फालतू का चीज़ इसमें ठूंसा गया है ज़बरदस्ती, इसलिए इतना बहुत लेंदी नहीं चाहिए था। इसे भानुमति का पिटारा तक कह दिया गया। क्यों? क्योंकि यह विस्तृत और बड़ा था। मैं आपको बता दूं कि यह भानुमति का पिटारा कह देने से वो भानुमति का पिटारा हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसकी कमियां तो है ही, लेकिन इसमें अधिक जोड़ा गया तो इसमें सारी चीज़ों को समाविष्ट किया गया ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं, ताकि हर अनुच्छेद अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय सभी लोगों को समाविष्ट करके एक ऐसा संविधान बना। तो इसके लिए बड़ा संविधान बनाना जरूरी ही था कि हर लोगों के लिए, हर कल्चर के लोगों के लिए अपना एक खरा संविधान उतरे, इसलिए इसे बड़ा बनाना यहाँ अवश्यंभावी हो गया था। दूसरी चीज़, हमारे आलोचकों ने भारतीय संविधान के बारे में कुछ और भी दोष निकाले। दूसरा दोष है कैंची गोद। कैंची का मतलब होता है काटना और गोंद का मतलब होता है साटना। तो जैसे कि हमने बताया कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसमें जो अच्छी बातें लगी उसे वहाँ से कॉपी किया गया, मतलब कैंची से उसे काट लिया गया और उसे जो है कि पेस्ट कर दिया गया हमारे संविधान में जो अच्छी चीज़ें थी, तो उसको कैंची गोंद, यानी हमारा संविधान कैंची गोंद के समान है, मतलब कहीं से कॉपी किया गया, पेस्ट है। ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, ये कमियां बताई जाती है, ठीक है। और इसको बताया गया है कि अधिक लचीला है। जैसे कि अभी बताइए कि देखिए यूएसए का जो है कि 250 साल से संविधान अभी तक चल रहा है। 250 साल में लगभग कितना 250 माने वर्ष हो गया, जिसमें मात्र 27 बार संशोधन हुआ है। मात्र 27 बार ही संशोधन हुआ है 250 साल में। कहाँ के? अमेरिका के संविधान में। लेकिन भारत के संविधान में क्या हुआ है? मात्र 70 साल में कितना संशोधन हो गया है? 125 से भी प्लस, यानी 70-72 साल में लगभग कितना 125 से भी ज़्यादा संशोधन हो गया। 126वां संशोधन अभी पिछला हुआ था। तो इस तरह एक बहुत ही संशोधनीय है, यानी जब जरूरत पड़े तब इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि यह अधिक लचीला है, बहुत लचीला है, इसको जब चाहे लचका देंगे, जब चाहे इसको अपने हिसाब से ढाल देंगे। इसलिए भी कि कोई कानून अगर न्यायपालिका बनाती है तो संविधान में वो कानून जुड़ जाता है, लेकिन उसी कानून को जब संसद में बैठ करके पारित कर दिया जाए एक आदेश, है ना, बहुमत के द्वारा, उस कानून को निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये जो बातें कहीं ना कहीं इसकी लचीलापन को दर्शाता है कि जब चाहे जोड़ दिए या जब चाहे निकाल लिए। तो अधिक लचीला की संज्ञा भी दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में कठोर भी है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय संविधान की जो संस्थागत ढांचा है, इसकी संवैधानिक जो बनावट है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये इतना कठोर है कि इसमें बदलाव माने हो ही नहीं सकता है।
तो कठोर भी है अंशतः, लेकिन लचीला भी है। लेकिन हमारे आलोचकों का नज़र इसकी कठोरता पर नहीं गई, इसकी लचीलेपन पर गया। तो निश्चित तौर पर जो आलोचक होते हैं, जो कमियां ढूंढने वाले होते हैं, वो सबसे जो कमज़ोर पक्ष होता है उसी को वो जो है कि प्रकाश में लाते हैं। आलोचकों का भी अपना एक अलग महत्व है। तो आलोचकों ने उसमें कमियां निकाली। अगला कमी हम ये बताते हैं आपको, भारतीय संविधान की पेबंद कहा गया। पेबंद का मतलब होता है पैबंद, यानी किसी चीज़ में चिप्पी लगाना, पैबंद, ठीक है। हाँ, उसको मैं किसी चीज़ को ढकना पैबंद कहलाता है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एक लंबे इतिहास में, एक बड़े कालक्रम में जो संविधान बना था वो अमेरिका का ही संविधान बना था, जो ज़्यादा उत्कृष्ट था। बाद का 1776 के बाद जितना भी संविधान बना, चाहे किसी भी देश का हो, वह मात्र उसका कॉपी किया गया, मात्र उसको रिपीट किया गया, उसमें कुछ बातें इधर उधर उलट पलट करके उसी को मान लिया गया है। तो समझिए कि इसी तरह से भारत का भी संविधान विभिन्न देशों से जब लिया गया है तो बहुत सारे चीज़ों को जो है कि तोड़ मरोड़ के, जोड़ मरोड़ के उस जगह को भरपाई किया गया है कॉपी पेस्ट के जरिए, यानी पेबंद किया गया है। ये भी आलोचक का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेबंद है तो है, लेकिन यह दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पेबंद है और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी कुछ विशेषताएं भी है और इसकी कुछ कमियां भी है, दोष भी है। तो हर चीज़ में पक्ष विपक्ष तो होते ही हैं, गुण दोष होते ही हैं, लेकिन उसकी दोषों की वजह से उसको हम अस्वीकार नहीं कर देते हैं, बल्कि उसकी अगर गुण अधिक हैं तो उस गुण के वजह से उसकी पूजा होती है, उसे हम स्वीकार करते हैं। और यही बात यहाँ लागू होती है भारतीय संविधान की भी, जो है कि गुण और दोष के अंतर में जब देखें तो यहाँ दोष बहुत गिने चुने एक दो चीज़ें हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है। किस बेस पर? जहाँ इतने सारी विशेषताओं से भरा हुआ हमारा संविधान है, इतनी क्वालिटी, इतनी अच्छाइयाँ, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ डाली गई हैं, शायद विश्व में अद्वितीय है यह। तो इसलिए इन कमियों को हम इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा गुण हो और कम दोष हो तो उस कम दोष को इग्नोर, अनदेखा किया जा सकता है और दोष को, विशेषता को, गुण को जो है कि आधार पर उस चीज़ को अपनाया जा सकता है। तो इस तरह भारतीय संविधान दोषों को हटा करके इसकी विशेषताओं के आधार पर चलता है। ये आज का हमारा सेशन था, आज का हमारा क्लास था, है ना। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और शेष रह गई है। पिछले क्लास में हमने बताया था संविधान और पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया था। तो संविधान की चर्चा हमने दो पिछले क्लास में, इस क्लास को लेकर हमने किया, लगभग अभी हो गया। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर लिखाऊंगा। जब अगले क्लास में हम उपस्थित होंगे तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस का पैकेज एक लेकर आएंगे, जिसमें कौन कौन सा चैप्टर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ने होते हैं, जिस चैप्टर से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, आएंगे। ठीक है, तो उन चैप्टर को हम नाम लिख देंगे और किसका क्या महत्व है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और एक एक करके सभी चैप्टर को हम फिर पढ़ाएंगे। इस तरह आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पूरा फुल पैकेज है वो आपको मिलता रहेगा। लॉकडाउन की अवधि तक हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन जब यह ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्लासरूम में फिर ऑफ क्लास में, है ना, एकदम स्लेटर झाड़ के पूरी स्पीड से आपको इस सब चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। और आप घबराएं नहीं, आपके पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बहुत तेज़ी से और बहुत ही तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग घर बैठे इस वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करें, है ना। और जब क्लास खुलेगा तो फिर हम लोग एक दूसरे से मुखातिब होंगे। यहाँ पॉलिटी के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में हम आपको बता दें, जो पिछले क्लास में अधूरा रह गया था, कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर। संविधान का तो जिक्र हमने किया, लंबा 2-3 सेशन में हमने इसको कवर किया। पॉलिटी जिसको राज व्यवस्था कहते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी देश अथवा राज्य में संविधान लागू करने की जो मानक व्यवस्थाएं होती है उसको हम वहाँ की राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे ये जो संविधान है ये एक थ्योरी है। क्या है? ये एक थ्योरी है, माने थ्योरी यानी नियमों का
कानूनों का, तौर तरीका, वसूलों का एक संग्रह है। तो ये थ्योरी हो गया, एक लिखित रूप में है, फॉर्म में है, ये थ्योरी हो गया। लेकिन इसी थ्योरी को जब देश में लागू किया जाता है तो वो प्रैक्टिकली देखा जाता है ना, तो वो पॉलिटी है। राज्य व्यवस्था जो है प्रैक्टिकल पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, किसी भी देश राज्य में संविधान लागू करने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब जैसे अमेरिका में संविधान लागू है, वहाँ की जो संस्थागत बनावट कुछ और है, ब्रिटेन का जो संवैधानिक ढांचा कुछ अलग है, हमारे यहाँ का अलग है, बिल्कुल अलग है। हर देश का अपना अलग यूनिक होता है। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत संवैधानिक विकास हुआ है, जिसके तहत हमारे यहाँ का शासन का संचालन होता है, उसी व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, 1-2 क्लास में छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगले क्लास में हम चैप्टर लेकर आएंगे, लिखाएंगे और उसके बारे में एक एक करके सबको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट भी करें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो। शेयर से, कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। शुभकामनाओं सहित हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।